नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम निःशुल्क परिचर्चा में राजस्थान की ज्योग्राफी में कृषि से संबंधित टॉपिक की चर्चा करेंगे। हम लगातार राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसमें शुरुआती टॉपिक हमने पढ़े हैं। उसी कड़ी में हम राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की कृषि का जो टॉपिक है दोस्तों, वो अपने चाहे रीट की एग्ज़ाम ले लो, पटवार की ले लो, चाहे रीट की ले लो, चाहे ग्रेड सेकंड ले लो, चाहे ग्रेड फर्स्ट ले लो, सभी में मुख्य रूप से अपने ये टॉपिक पूछा जाता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो अपने प्रश्न हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। देश की बात करें तो देश भी एक कृषि प्रधान देश है। तो हमारे भारत देश जो है उसमें कृषि का बड़ा महत्व है, क्योंकि कृषि जो है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ मानी जाती है। हम राजस्थान के संदर्भ में इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो कृषि जो है उससे रिलेटेड हमारे बिंदुओं की अपन बात करें तो कृषि फसलों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कृषि फसल है वो अपने किस जिले में ज़्यादा होती है। इसके अलावा कौन कौन से टाइप की अपने यहाँ कौन कौन से प्रकार की राजस्थान में कृषि की जाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो किस मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन लिया जाता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो अपने कृषि से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी और कई हैं, जैसे कृषि मंडियां कौन कौन सी जगह स्थापित की गई हैं, कृषि के विकास से संबंधित राजस्थान में कौन कौन सी अपने संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसके अलावा कृषि से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, कौन सी योजनाएँ चला रखी हैं जो किसानों के हितार्थ हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो कौन कौन सी कृषि क्षेत्र में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांतियां जारी की गई हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपने कृषि से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान की कृषि में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो दोस्तों राजस्थान की कृषि में वो हमारा बिंदु है कि राजस्थान की कृषि जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी राजस्थान में कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो कृषि की विशेषताओं की अपन चर्चा करें तो दोस्तों कौन कौन सी आती हैं, तो इन्हीं विशेषताओं की अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो विशेषताएं हैं वो दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली विशेषता की अपन बात करते हैं। तो पहली विशेषता है कि कृषि कार्य में कौन कौन सी चीज़ों को अपने शामिल किया जाता है। तो दोस्तों अपन जनरली इसका अर्थ ये लगाते हैं कि कृषि कार्य में केवल फसलों का उगाना ही शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कृषि की अपन बात करते हैं तो कृषि कार्य में न केवल फसलों को उगाना ही शामिल किया जाता है, बल्कि कृषि कार्य में कई सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो चाहे फसलों का उगाना हो, मत्स्य पालन की बात कर लो, पशुपालन की बात कर लो, रेशम कीट पालन की बात कर लो, वानिकी कार्य की बात कर लो, यानी बागवानी कार्य की बात कर लो, इन सभी क्रियाओं को किस में शामिल किया जाता है, कृषि में शामिल किया जाता है। यानी सारी चीजें अपने किस में शामिल है, कृषि में शामिल है। केवल अकेला फसलों को उगाना या जमीन की जुताई कोई शामिल नहीं करते हैं, बल्कि सारी क्रियाओं का नाम जो है ना वो क्या है, कृषि है। जब जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान देखा जाता है तो इन सारी क्रियाओं का जो है ना वो योगदान उसमें शामिल है, मतलब सारी क्रियाएं कृषि में शामिल है। अब दोस्तों हम एक छोटा सा बिंदु ये भी देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनकी चर्चा की जाती है कि मानव के आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। तो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों की अपन बात करते हैं तो अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप किन्हें कहते हैं। तो मानव जब ऐसी क्रियाएं करता है जो उसके जीविकोपार्जन के लिए लाभदायक होती है, यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी क्रियाकलाप मानव करता है वो मानव की क्रियाएं आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, वो मानव की आर्थिक क्रियाएं। और इन्हीं मानव की आर्थिक क्रियाओं को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे प्राथमिक, ऐसे ही अपन देखें तो द्वितीयक, इसके अलावा अपन देखें तो तृतीयक, इसके अलावा अपन देखें तो चतुर्थक और पंचम क्रियाओं के रूप में इनको विभाजित किया जाता है। तो मानव की आर्थिक क्रियाओं को कई भागों में विभाजित करते हैं। इन क्रियाओं में दोस्तों प्राथमिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं, इनमें श्रम की प्रधानता होती है। और ये जो क्रियाएं हैं इनकी अपन उदाहरण के तौर पे चर्चा करें तो जैसे कृषि आ गया,
इसके अलावा अपन बात करें तो खनन कार्य आ गया। इसके अलावा अपन बात करें तो लकड़ी काटना आ गया। इसके अलावा अपन बात करें तो आखेट आ गया यानी शिकार करना आ गया। इसके अलावा अपन बात करें तो मछली पकड़ना आ गया। ये सारी जो क्रियाएं हैं इनमें श्रम की प्रधानता होती है, निम्न स्तर की क्रियाएं होती हैं, ये जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो मानव की कौन सी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं। और द्वितीयक क्रियाओं में दोस्तों उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक की जो क्रियाएं होती हैं उनसे प्राप्त जो अपने चीजें होती हैं उनमें सुधार करके और नई चीज बनाने से संबंधित होती हैं। जैसे उद्योग धंधे जो हैं वो सारे के सारे किस में शामिल किए जाते हैं? द्वितीयक क्रियाओं में किए जाते हैं। यानी विनिर्माण उद्योग सारा किस में आता है? द्वितीयक क्रियाओं में। जैसे कृषि क्षेत्र से अपन देखें तो हमारे को अनाज प्राप्त हुआ, उसको पीस करके हमने आटा चक्की से और आटे का निर्माण किया, तो विनिर्माण उद्योग किस में आ गया? द्वितीयक क्रियाओं में आ गया। लकड़ी से फर्नीचर बनाया, ये सारी क्रियाएं। तो अपने को यहाँ पे यही चर्चा करना है, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, ये उच्च स्तर की क्रियाएं आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। तो इन्हीं में अपन चर्चा ये कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र मानव की आर्थिक क्रियाओं में कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो किस प्रकार की मानव की आर्थिक क्रिया है कृषि? तो मानव की प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है, मतलब ये जमीन से जुड़ी हुई है और इसमें श्रम की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो इसी प्राथमिक क्रिया में, यानी कृषि की बात कर रहे हैं, प्राथमिक क्रिया में शामिल है। और कृषि कार्य में मैं बता रहा था कि केवल फसलों को उगाना या जमीन की जुताई को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि मत्स्य पालन है, पशुपालन है, रेशम कीट पालन है, इसके अलावा वानिकी कार्य है। इन समस्त क्रियाओं का सम्मिलित नाम ही क्या है? कृषि है। जीडीपी में इन समस्त क्रियाओं का योगदान देखा जाता है जब कृषि की बात आती है। दूसरी बात अपन करते हैं कि राजस्थान की अपन बात करो चाहे भारत की अपन बात करो, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ एक निश्चित समय के अंदर यानी एक निश्चित ऋतुवत जो है ना वो वर्षा अधिक होती है, और वो जो समय है वो दोस्तों जुलाई से लेकर सितंबर के बीच का रहता है। इन्हीं महीनों में अपने यहाँ पे वर्षा की अधिकांश मात्रा साल भर की प्राप्त होती है, और ये वर्षा एक हवाओं के परिवर्तन की वजह से आती है। और ये जो ऋतुवत परिवर्तन करने वाली हवाएं हैं जिन्हें मानसूनी हवाओं का नाम दिया जाता है, ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर बहती हैं। इसीलिए ये जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला जो इलाका है दक्षिणी पूर्वी एशिया तक का, ये एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। तो इसी वजह से भारत की कृषि को भी अपने मानसून का क्या कहा जाता है? जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ इसलिए क्योंकि यहाँ की कृषि, यहाँ अपने जो सिंचाई के साधन हैं उनका क्या है? अभाव है। इसीलिए इस सीजन में, जुलाई से सितंबर के बीच के सीजन में जो खरीफ की फसलें ली जाती हैं वो अपने खास तौर से वर्षा आधारित होती हैं, और भारतीय कृषि खास तौर से वर्षा आधारित ही ज़्यादा होने की वजह से इसे मानसून का क्या कहा जाता है? जुआ। अगर मानसून अच्छा रहता है तो फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है, और अगर मानसून कमज़ोर रहता है तो फसलों का उत्पादन भी कमज़ोर होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी गया है पटवारी के एग्जाम में कि किसको मानसून का जुआ कहा जाता है, तो उद्योग को, कृषि को ऐसे अपने ऑप्शन डाल देता है। तो दोस्तों जो चीज़ मानसून पे निर्भर होगी उसी को मानसून का जुआ कहेंगे। तो मानसून पे डिपेंड कौन है? अपने कृषि है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि अगर राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना भाग आता है? तो 11% भाग आता है। यानी देश का जितना भी एरिया है, भारत का जितना भी अपने क्षेत्रफल है, उसके 52% भाग पर अपने जो है ना वो कृषि कार्य किया जाता है। तो भारत के 52% भाग के ऊपर अपने क्या किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है। और भारत का जो कुल कृषि क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है? तो आप याद रखेंगे भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग आता है? 11% भाग आता है। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना भाग शामिल है? 11%। अब राजस्थान की अपन बात करते हैं कि राजस्थान राज्य का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कृषित एरिया कितना है, मतलब कितने भाग पर कृषि की जाती है। तो राजस्थान का जो भी कृषित एरिया है दोस्तों उसका लगभग अपने 50% जो भाग है वो कृषि के अंतर्गत आता है। और एग्जैक्ट आंकड़े की बात करते हैं तो 49.53% भाग पे राजस्थान पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कृषि क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्तों? अगर अपन प्रतिशत में लेते हैं तो 49.53
53% भाग जो है वो राजस्थान में कैसा एरिया है, कृषि क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में कृषि क्षेत्रफल कितना हुआ, 49.53%। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल जो है वो अपने किस जिले में है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल दोस्तों अगर अपन बात करें तो किस जिले में आता है, बाड़मेर में। तो राजस्थान में जो बाड़मेर जिला है वहां पर अपने सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल है, यानी राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा भाग पर अपने कृषि योग्य भूमि मौजूद है या सबसे ज्यादा भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, तो वो जिला अपना कौन सा आता है, बाड़मेर। और अगर अपन इसी कड़ी में न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो दोस्तों कौन सा जिला आता है, राजसमंद। यहाँ इस राजसमंद जिले में न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि राजसमंद जिले का अधिकांश एरिया पहाड़ी और पठारी रूप में मौजूद है, यहाँ कृषि योग्य भूमि का क्या है, अभाव है। तो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रफल बाड़मेर जिला हुआ, तो न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल राजस्थान में कौन सा जिला हुआ, राजसमंद जिला हुआ। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, जो मैं अगले बिंदु की चर्चा कर रहा हूं, ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है। और प्रश्न क्या है कि राजस्थान की अगर अपन टोटल जनसंख्या की बात करते हैं तो उसकी कितने % जनसंख्या ऐसी है जो अपनी आजीविका या अपना जो पेट का गुजारा है वो कृषि क्षेत्र से करती है। तो उसकी अपन बात करते हैं तो दोस्तों ये आंकड़ा कितना आता है, अपने 62%, यानी राजस्थान की 62% जनसंख्या अपने गुजारे के लिए, अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। तो ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे, कितने % जनसंख्या राजस्थान की आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, 62%। इसका मतलब इसी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी अधिकांश जनसंख्या किस पे डिपेंड है, कृषि पे डिपेंड है। और कृषि किस पर डिपेंड है, यहाँ की अधिकांशतः मानसून पर डिपेंड है। इसीलिए अगर मानसून अच्छा रहता है तो कृषि फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजस्थान में अगर कृषि फसलों की बुआई की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि फसलों की बुआई दोस्तों किस सीजन में अपने की जाती है। तो इसकी अपन चर्चा करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा कृषि फसलों की बुआई राजस्थान में अपने की जाती है खरीफ के मौसम में। अब अगर अपन आगे चर्चा करेंगे इसी बिंदु पे कि सीजन के हिसाब से राजस्थान में अपने कृषि फसलों का उत्पादन लिया जाता है। गर्मियों का सीजन जो होता है उसमें बाजरा है, इसके अलावा अपने मोठ है, इसके अलावा गंवार है, ये सारी फसलें ली जाती हैं और इनको खरीफ की फसलों के नाम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी फसलें जो हैं ये खरीफ के सीजन की फसलें हैं। और दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा फसलों की बुआई है या सबसे ज़्यादा भाग पर जो कृषि कार्य है वो खरीफ के सीजन में ही किया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, जैसे कुएं, ट्यूबवेल, नहरें, ये जो सिंचाई के साधन हैं इनका अभाव है। और इस खरीफ के सीजन में मतलब जुलाई से लेकर सितंबर के बीच के सीजन में सबसे ज़्यादा फसलों की बुआई की जाती है। प्रत्येक भाग जो अपने बाकी सीजन में खाली रहता है वहाँ पर भी आपको फसलों की बुआई देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सीजन में अपने बरसात आती है और ये मानसूनी वर्षा होती है। इसी वजह से जहाँ कुएं, ट्यूबवेल यानी सिंचाई की सुविधा नहीं है, नहरों की सुविधा नहीं है, उस एरिया में भी लोगों के द्वारा फसलों की बुआई कर दी जाती है और ये बरसात से ही फसलें तैयार हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा फसलों की बुआई राजस्थान में खरीफ के मौसम में की जाती है और इसका जो आंकड़ा है वो है 65% तक, 65% तक बुआई खरीफ के सीजन में की जाती है। और शेष 35% जो बुआई है वो रबी के सीजन में की जाती है। और रबी के सीजन वाली अधिकांश फसलें जो हैं वो अपने सिंचाई से ही ली जाती हैं क्योंकि इस समय अपने कोई मानसून नहीं रहता है। कुछ मात्रा में अपने पश्चिमी विक्षोभों से मावठ के रूप में वर्षा जरूर प्राप्त हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं प्राप्त होती कि संपूर्ण फसलें बरसात से ही तैयार की जा सकें। तो इसीलिए रबी के सीजन में फसलों की बुआई कम की जाती है। तो सर्वाधिक बुआई किस सीजन में हुई, खरीफ के सीजन में। कितने प्रतिशत तक, 65। और रबी के सीजन में 35% तक फसलों की बुआई की जाती है। अगले बिंदु की अपन चर्चा करें कि दोस्तों राजस्थान में अगर अपन बात करें कि खरीफ के सीजन में सबसे ज्यादा बुआई किस फसल की जाती है, तो दोस्तों खरीफ के सीजन में सबसे ज्यादा जो बुआई है वो कौन सी फसल की जाती है राजस्थान में, बाजरे की फसल की। और रबी के सीजन की अपन बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा फसलों की जो बुआई है वो कौन सी की जाती है, गेहूं की। यानी सर्दियों के टाइम में
जो सिंचाई से पैदा की जाने वाली फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा भाग पर गेहूं की बुआई की जाती है और खरीफ के सीजन में सबसे ज्यादा भाग पर राजस्थान में बाजरे की बुआई की जाती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में सबसे ज्यादा भाग पर बुआई किसकी की जाती है? बाजरे की। लेकिन अगर दोनों में उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन राजस्थान में किस फसल का सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? गेहूं का ज्यादा होता है, क्योंकि गेहूं प्रति हेक्टेयर ले लो चाहे प्रति बीघा ले लो बाजरे की तुलना में ज्यादा होता है। इसी वजह से ज्यादा भाग पर बुआई बाजरे की करने के बाद भी उत्पादन ज्यादा किस फसल का होता है? गेहूं का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान में, अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा बंजर और व्यर्थ जो भूमि है, वेस्टेज जो भूमि है, उसका जो एरिया है उसकी अपन बात करें तो किस जिले में मौजूद है? जैसलमेर में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर व व्यर्थ भूमि का जो क्षेत्र है वो दोस्तों किस जिले में मौजूद है? जैसलमेर में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसलमेर राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में क्षेत्रफल है लेकिन उसकी तुलना में जनसंख्या का आधिक्य कम है और अधिकांश भूमि जो है वो टिल्लों के रूप में अपने आवृत है। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा बंजर और व्यर्थ भूमि जो है ना वो कहाँ पर मौजूद है? राजस्थान में जैसलमेर जिले में है। बंजर का मतलब जिसमें फसलों की अगर बुआई भी की जाए तो उनका उत्पादन नहीं होता है। तो ये जैसलमेर जिले में। फिर अपन बात करते हैं अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति भूमि या पड़त भूमि के एरिया की बात की जाए तो राजस्थान में वो कौन सा जिला आता है? वो आता है जोधपुर जिला। तो सर्वाधिक पड़त या प्रतिभूमि, दोस्तों पड़त या प्रतिभूमि की अपन बात करते हैं तो इससे मतलब ये है कि ये ऐसी जमीन है जिसमें उपजाऊपन तो है, अगर फसलों का उत्पादन लिया जाए तो फसलों का उत्पादन तो होगा, लेकिन ये पड़त के रूप में पड़ी है, यूं ही खाली पड़ी है। तो सबसे ज्यादा पड़त भूमि या प्रति जो भूमि है वो राजस्थान में किस जिले में मौजूद है? जोधपुर जिले में। इसके अलावा अगर अपन सबसे ज्यादा पठारी और व्यर्थ भूमि की बात करें, मैंने कहा बंजर और व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा कहाँ? जैसलमेर में। तो सबसे ज्यादा पठारी और व्यर्थ भूमि किस जिले में मौजूद है? तो उसका उत्तर कौन सा होगा? राजसमंद जिला, क्योंकि अधिकांश एरिया पहाड़ी और पठारी रूप में मौजूद है। इसी वजह से यहाँ फसलों का उत्पादन इतना नहीं लिया जा सकता। तो सबसे ज्यादा अपने पठारी और व्यर्थ भूमि का जो एरिया है वो किस जिले में हुआ? राजसमंद में। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर कृषि से रिलेटेड अपन नेक्स्ट बात करें कि ये अपन राजस्थान की कृषि की विशेषताएं देख रहे हैं, तो अगली अपन बात करते हैं कृषि गणना की चर्चा करते हैं। यहां से भी दोस्तों पिछली पुलिस की परीक्षा हो चाहे अपने आरपीसी के द्वारा ली गई साइंटिस्ट की एग्जाम हो, उसके अंदर यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो अपन ये बात करते हैं दोस्तों कृषि गणना की। अब दोस्तों कृषि गणना की अपन बात करें तो कृषि गणना का कार्य देश में भारत सरकार के द्वारा कितने कितने वर्ष के अंतराल पर करवाया जाता है? 5 वर्ष। तो एक तो यह आंकड़ा याद रखेंगे आप कि कृषि गणना का कार्य देश में कितने साल के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। केंद्र सरकार के द्वारा यह कार्य संपन्न करवाया जाता है। अब दोस्तों अपने देश में सबसे पहले जो कृषि गणना है वो की गई थी 1970-71 में, और उसके बाद से लेके अब तक प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर कृषि गणना का कार्य संपन्न करवाया जाता है। अब इस कृषि गणना की अपन लेटेस्ट की बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम तो 1970-71 में हुई थी, और लेटेस्ट जो कृषि गणना है इसी आंकड़े से अपन 5 साल बढ़ाते जाएं तो जो अंतिम कृषि गणना है वो हमारे देश में कब की गई है? 2015 में। 2015 के बाद 2020-21 में कृषि गणना के डाटा आएंगे। तो 2015 वाली कृषि गणना की बात करें, अभी 2020 का साल चल रहा है तो अगली कृषि गणना कार्य संपन्न होगा जिसके डाटा 2021 तक आने की संभावना है। तो हमारे पास अभी 2015 वाले कृषि गणना के डाटा हैं, तो उसके अनुसार हम देखें तो इस कृषि गणना में जो भूजोत का आकार है, भूजोत का आकार का मतलब खेतों का आकार, क्योंकि कृषि गणना में जो भूजोत हैं उनकी गणना की जाती है। तो खेतों का आकार या भूजोत के आकार की अपन बात करते हैं तो 2015 की कृषि गणना में हमारे राजस्थान में जो भूजोत का आकार है या जो अपने खेतों का आकार है वो दोस्तों कितना रहा है? काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पूछा भी गया, मैं बता रहा था कि साइंटिस्ट के एग्जाम में आरपीसी में पूछा गया है। तो भूजोत का आकार कितना रहा है? तो 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति रहा है, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी जमीन आती है? तो 2.73 हेक्टेयर अपने जमीन आती है। तो ये आंकड़ा याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि 2015 में राजस्थान में भूजोत का आकार या खेतों का आकार कितना रहा है? तो कितना रहा है? 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट
इससे पिछली वाली अपन कृषि गणना की बात करते हैं तो मैं चर्चा कर रहा था कि प्रति 5 वर्ष के अंतराल पे कृषि गणना कार्य होता है। तो 2015 से पहले 2010-11 में कृषि गणना, उससे पहले 2005-06 में कृषि गणना, उससे पहले 2001 में 2001 में, तो ऐसी कृषि गणना हुई है। तो 2015 वाले से 15 में तो 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। उससे पिछले वाली कृषि गणना की बात करें यानी 2010 में हमारे राजस्थान में जो भूजोत का आकार था वो था 3.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, और अब की बार रहा है 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। इसका मतलब 2010 वाले से 2015 में भूजोत का आकार में क्या आई है, कमी आई है। और अपन देखते हैं थोड़ा सा पीछे, अगर अपन बात करें 2005-06 वाली, तो 2005-06 वाली में अपने राजस्थान में जो भूजोत का आकार है वो था दोस्तों 3.65 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो दोस्तों 2005-06 में 3.65 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, 2010 में 3.07 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति और 2015 में 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो 5 वाली में 3.65 से 10 वाली में 3.07 मतलब कमी आई। 2015 में 2.73 हेक्टेयर मतलब और भी कमी आई। तो इस आंकड़े से दोस्तों आप क्या समझ रहे हो कि हमारे देश में, अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हमारे राज्य में जो कृषि गणना जो निरंतर होती आ रही है 5 साल के अंतराल पे, तो जो लेटेस्ट कृषि गणनाएं हैं उसमें पिछली वाली कृषि गणना से भूजोत के आकार में क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। तो इससे क्या समझ रहे हैं कि देश में निरंतर भूजोत के आकार में क्या आ रही है दोस्तों, कमी आ रही है। जबकि भूजोत के आकार में कमी आ रही है, वह भूजोत की संख्या में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दोस्तों जैसे अपन ये बात करते हैं, एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं अपन, जिसको अपन एज ए भूजोत खेत का आकार मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी एक व्यक्ति के अपने देश में जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसके तहत जो पिता है उसकी संपत्ति को संतान में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो उसी अधिनियम के तहत किसी पिता के 2 पुत्र हैं तो इसका मतलब उसके 10 बीघा जमीन है या 10 हेक्टेयर जमीन है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो दोनों पुत्रों में बांटी जाएगी। तो वो कितनी आ गई दोस्तों, दोनों के 5-5 हेक्टेयर, अगर हेक्टेयर में आंकड़ा लिया तो 5-5 हेक्टेयर आ गई। और इनके भी 2-2 पुत्र हैं तो दोस्तों इसका और विभाजन हो गया, ये 2.5 हेक्टेयर आ गई। तो इसका मतलब निरंतर जो समय बीत रहा है तो अपने देश में भूजोत के आकार में क्या आती जा रही है। इतना बड़ा टुकड़ा एक व्यक्ति के पास था और उस व्यक्ति के पोते तक आते आते ये इस खेत के कितने टुकड़े हो गए, 4। तो मतलब आकार में क्या आ गई, कमी आ गई। जबकि एक टुकड़े के ही 4 टुकड़े हो गए तो संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो देश में निरंतर भूजोत के आकार में कमी आ रही है और भूजोत की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। मतलब टुकड़ों की संख्या में वृद्धि और खेत के आकार में क्या आ रही है, कमी। तो ये अपने देश में कृषि क्षेत्र के लिए काफी अपन ये मान सकते हैं कि एक तरीके की बुराई है, जिससे भूजोत का आकार लगातार क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसीलिए अपने देश में विस्तृत कृषि की संभावना भी कम होती जा रही है। तो भूजोत का आकार आप जरूर याद रखेंगे, जिसमें निरंतर कमी और जोत के टुकड़ों की संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अब दोस्तों अपन ये बात करते हैं, अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश में खाद्यान्न फसलों के मामले में यानी कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों ऐसी कई फसलें हैं, जैसे बाजरे के उत्पादन और क्षेत्रफल में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। ऐसे ही सरसों और राई के मामले में भी हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। और ऐसे ही अपन दलहन फसलों की बात करते हैं तो उनमें मूंग में अपन पहले स्थान पर हैं, व्यापारिक में ग्वार के उत्पादन में हम पहले स्थान पर हैं। लेकिन यहाँ से 2 प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक अपने सरसों और राई का और दूसरा अपने बाजरे का। दोनों ही फसलों के उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज आप इस प्रकार से याद रखें कि देश में हम बाजरे में प्रथम स्थान पर हैं, लेकिन बाजरा दोस्तों कौन सी फसलों में आता है, खाद्यान्न में। तो खाद्यान्न फसलों में किस में अपन देश में प्रथम स्थान पर है, तो वो फसल कौन सी आएगी, बाजरा। जबकि तिलहन फसलों के उत्पादन में हम देखें तो दोस्तों कौन सी फसल में प्रथम स्थान पर है, तो वो आएगा सरसों व राई। और दाढ़ीय फसलों में अपन देखें यानी दलहन की अपन बात करें तो किस फसल के उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं, तो वो फसल कौन सी आएगी, मूंग। और बीजीय मसालों की अपन बात करते हैं, बीजीय मसाले दोस्तों
ये खास तौर से अपने सब्जियों में या सब्जी बनाने में बीज के रूप में होते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो मेथी है, धनिया है तथा जीरा। ये दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन से बीज या मसालों के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, यानी प्रथम स्थान रखता है। तो वो आते हैं मेथी, धनिया और जीरा। इनके उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, व्यापारिक में ग्वार में प्रथम स्थान पर हैं। इसके अलावा दलहन फसलों में मूंग के उत्पादन में हम देश में पहले स्थान पर हैं। इसके अलावा खाद्यान्न फसलों में बाजरे के उत्पादन में पहले स्थान पर हैं। जबकि तिलहन फसलों में, जिनसे तेल निकाला जाता है, सरसों और राई के उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। और बीजीय मसालों की बात की जाए तो बीजीय मसालों में मेथी, धनिया और जीरा के उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। तो ये आंकड़े ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न अपन बात करें दोस्तों, अगर देश के संदर्भ में अपन बात करें तो जो तिलहन फसलें हैं, तो तिलहन फसलें हैं, मैंने कहा तिलहन फसलें उनको बोला जाता है, हम फसलों के वर्गीकरण में इनकी डिटेल से भी चर्चा करेंगे। उन फसलों को तिलहन फसलें बोला जाता है जिनसे क्या निकाला जाता है? तेल। तो ऐसी फसलों के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, आगे भी अपन चलेंगे, जैसे सरसों और राई हो गया, अरंडी हो गया। इसके अलावा अपन बात करें, अरंडी को दोस्तों साधारण अपने ग्रामीण क्षेत्र में इंडोली कहते हैं, इंडोली। तो सरसों और राई हो गया, अरंडी हो गया, इसके अलावा तारामीरा हो गया, अलसी हो गया, इसके अलावा तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया। ये दोस्तों तिलहन फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। इन तिलहन फसलों में सरसों और राई के उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। जबकि अगर टोटल तिलहन की बात की जाए, ये प्रश्न भी दोस्तों RS के एग्जाम और राजस्थान रोडवेज के एग्जाम में पूछा गया है। अगर कुल तिलहन की अपन बात करें तो कुल तिलहन फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में मध्य प्रदेश के बाद कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। यानी टोटल तिलहन में सबसे ज्यादा, टोटल तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में, उसके बाद सेकंड स्थान पर कौन है? राजस्थान है। जबकि किस तिलहन फसल में हम पहले स्थान पर है? टोटल तिलहन में हम दूसरे स्थान पर MP के बाद, जबकि सरसों और राई तिलहन फसल के उत्पादन में हम पहले नंबर पर हैं। नेक्स्ट, अगर दालीय फसलों की बात की जाए, दलहन फसलों की, तो दोस्तों राजस्थान में दलहन फसलों में सबसे ज्यादा बोया गया जो क्षेत्र है वो किस फसल का रहता है? यानी कौन सी ऐसी दलहन फसल है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा भाग पर बोई जाती है? तो वो दलहन फसल कौन सी आती है? मोठ आती है। यानी मोठ का राजस्थान में सबसे ज्यादा भाग पर बोया गया क्षेत्र रहता है, सबसे ज्यादा भाग पर इसकी बुआई की जाती है। अगला, कृषि से रिलेटेड अपन अगली विशेषता की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की GDP में, मैं बता रहा था कि राजस्थान की GDP में अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो अकेली फसलों का उत्पादन नहीं लिया जाता, मत्स्य क्षेत्र है, रेशम कीट पालन है, इसके अलावा वानिकी कार्य है, समस्त कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। तो राजस्थान की GDP में दोस्तों, यानी जो राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 2004-05 की स्थिर कीमतों पर अगर देखा जाए तो पशुपालन सहित, पशुपालन मैंने कहा, पशुपालन, मत्स्य पालन, सारी क्रियाएं शामिल है। तो पशुपालन सहित 2014-15 में जो आधार वर्ष है वो 2004-05 की स्थिर कीमतों पर, लेकिन वर्ष किस में देख रहे हैं? 2014-15 में। तो दोस्तों कितना रहा है? 19.53% रहा है। मतलब स्थिर कीमतों पर जो 2014-15 स्थिर कीमतों पर, मतलब आधार वर्ष 2004-05 के आधार पर देख कब रहे हैं? 2014-15 में। तो कितना रहा है दोस्तों? 19.53% रहा है। ये दोस्तों कॉलेज लेक्चर एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जीके के पेपर में। तो 19.53 मतलब 19.5% योगदान कृषि क्षेत्र का रहा है। अगर चालू कीमतों पर देखा जाए, ये अपन ने स्थिर कीमतों पर देखा है, अगर चालू कीमतों पर देखें दोस्तों तो 27.52% योगदान रहा है। किसका? कृषि क्षेत्र का। किसमें? राजस्थान की GDP में। आधार वर्ष कौन सा? 2004-05। और कब देख रहे हैं? 2014-15 में। स्थिर कीमतों पे कितना? 19.53 और चालू कीमतों पर कितना? 27.52% रहा है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर राज्य के एकल मूल्य संवर्धन में अगर अपन देखें तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 2011-12 के आधार वर्ष के अनुसार देख कब रहे हैं? 2016-17 में। तो एकल मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान हम देख रहे हैं। आधार वर्ष कौन सा ले रहे हैं? 2011-12। कब देख रहे हैं? 2016-17 में। तो कृषि क्षेत्र का योगदान दोस्तों कितना रहा है? 26.09%। ये भी आंकड़ा आप याद रखेंगे। अब दोस्तों अपन सिंचाई की बात करते हैं। मैं ये बता रहा था कि राजस्थान में
खरीफ के सीजन में ही फसलों की बुआई क्यों की जाती है ज़्यादा, यानी 65% तक भाग खरीफ के सीजन में बोया जाता है, जबकि 35% तक जो भाग है वो अपने रबी के सीजन में बोया जाता है। तो मैं बता रहा था कि खरीफ के सीजन में फसलों की बुआई इसलिए ज़्यादा भाग पर होती है क्योंकि इस समय मानसून आता है और मानसून काल में ये मानसून से ही फसलों का उत्पादन हो जाता है, जबकि रबी के सीजन वाली फसलें सिंचाई से पैदा होती हैं और इस समय अपने मावठ के अलावा कोई मानसून नहीं आता। मावठ भी किसी किसी क्षेत्र में होती है, बाकी कभी नहीं भी होती है। तो ये फसलें बिना सिंचाई के तैयार नहीं हो पाती हैं। तो सिंचाई के साधनों की राजस्थान में क्या है, काफ़ी ज़रूरत है। तो अपन ये देखते हैं कि राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है जो सिंचाई की सुविधाओं से युक्त है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर। तो राजस्थान का जो टोटल एरिया है वो आपको पता ही है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और इस टोटल एरिया का मैंने बताया था दोस्तों कि 49.5% जो भाग है, यानी लगभग 49.5% जो एरिया है वो कृषि क्षेत्रफल के रूप में है। मतलब लगभग राजस्थान के आधे भाग के ऊपर कृषि कार्य किया जाता है। तो ये जो राजस्थान का टोटल कृषि क्षेत्रफल है, इस कृषि क्षेत्रफल का दोस्तों कितना प्रतिशत जो भाग है वो सिंचाई की सुविधाओं से युक्त है। तो 30 से 35% भाग पर राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ये प्रश्न भी दोस्तों राजस्थान आरएस में पूछा गया है कि राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, मतलब सिंचाई की सुविधाओं से युक्त है, जहाँ हर मौसम में फसलें ली जा सकती हैं बिना मानसून के भी। तो कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो उत्तर अगर एग्जैक्ट पूछे आप 30% बता सकते हो, वैसे 30 से 35% है। और निरंतर जो सिंचित क्षेत्र है उसमें क्या होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि जो सिंचाई की सुविधाएं हैं जैसे नहरें वगैरह हैं उनका विस्तार लगातार हो रहा है। तो 30 से 35% भाग राजस्थान में क्या है, सिंचित क्षेत्र के रूप में। किसका, टोटल कृषि क्षेत्रफल का, न कि टोटल राजस्थान के एरिया का। राजस्थान के कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, 30 से 35%। अब ये बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किस जिले में है, यानी किस जिले में सबसे ज्यादा, उस जिले के टोटल एरिया के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा है। तो अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र की बात की जाए तो वो दोस्तों गंगानगर जिले में है। यानी गंगानगर जिले का जो टोटल एरिया है उसके 87% भाग पर, 87% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और आपको पता ही है गंगानगर जिले में नहरी क्षेत्र है, यानी नहरों की सुविधा ज़्यादा मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र गंगानगर जिले में। तो न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, यानी जिस जिले में सिंचाई की सुविधा या सिंचाई के साधन बहुत ही कम है, तो वो कौन सा जिला रहता है, चूरू। चूरू जिले का टोटल एरिया का मात्र 5% भाग ही सिंचाई की सुविधाओं से युक्त है। ये भी दोस्तों पटवारी की प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, तो आपका उत्तर होगा गंगानगर। तो न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा जिला हो गया, चूरू। अब दोस्तों अपन ये बात करते हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट देख लेते हैं। वैसे ये सिंचाई परियोजनाओं में अपन डिटेल से देखते हैं कि राजस्थान में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में सिंचाई के मुख्य साधनों की अपन बात करते हैं तो दोस्तों पहला जो स्थान आता है वो किसका आता है, कुएं और नलकूप का। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, कुएं और नलकूप से की जाती है। 2 नंबर पे अगर अपन सिंचाई के मुख्य साधन की बात करते हैं तो दोस्तों वो कौन सा आता है, नहरें आती है। यानी 2 नंबर पे सबसे ज्यादा सिंचाई या सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है, नहरें हैं। और 3 नंबर पे अपन सिंचाई के मुख्य साधन की बात करते हैं तो वो दोस्तों कौन सा आता है, अपने तालाब। तालाबों द्वारा तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। फिर उसके बाद अन्य साधन आ जाते हैं जिसमें खड़ीन भी आ गया, झीलें भी आ गई, ये सारे आ गए। अगर अपन नहरों से अगर अपन कुएं और नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई की बात करें, मैंने बताया सिंचाई का मुख्य साधन कुएं और नलकूप है, और कुएं और नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई की बात करें तो जयपुर जिले में, जयपुर है, भरतपुर रीजन है, ये क्षेत्र है, इनमें सबसे ज्यादा की जाती है। एक जिले की बात आती है तो जयपुर जिले में कुएं और नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है, जबकि नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। एक जिले की बात आती है तो गंगानगर जिला नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। जबकि तालाबों की अपन बात करते हैं तो एक जिले की बात आती है तो भीलवाड़ा जिला सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र वाला जिला है। इसके बाद में बांसवाड़ा है, इसके अलावा उदयपुर है, डूंगरपुर है, टोंक है, ये जिले आ जाते हैं। और इन जिलों में आपको पता ही है तालाबों द्वारा सिंचाई ज़्यादा होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ का एरिया पठारी है, धरातलीय संरचना कठोर है, तो बरसात के पानी को स्टोर करने के बाद
वो कठोर संरचना की वजह से ज़मीन में जल्दी से रिस नहीं पाता है और लंबे समय तक पड़ा रहता है। इसी वजह से इस भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई ज़्यादा की जाती है। तो भीलवाड़ा जिला पहले स्थान पर है। बाकी सिंचाई के साधनों की डिटेल हम सिंचाई परियोजना वाले बिंदु में डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कृषि की विशेषताएं। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अगली अपन बात करें तो राजस्थान में कृषि की विशेषताओं के बाद अगला बिंदु अपना रहता है कि राजस्थान में कौन कौन से प्रकार की कृषि की जाती है, यानी कृषि के कौन कौन से प्रकार प्रचलित हैं। तो राजस्थान में अगर अपन कृषि के प्रकारों की बात करें तो दोस्तों कई प्रकार के प्रकार हम देखेंगे, लेकिन इतने सारे प्रकारों में से 2 प्रकार की कृषि के बारे में क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं स्थानांतरणशील कृषि का। चाहे आप किसी परीक्षा की बात कर लो, लगभग प्रश्न तो स्थानांतरणशील कृषि के बारे में ही पूछ लिया जाता है। हालांकि प्रश्न की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है, तो आप इसको रट के रखेंगे। स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद मिश्रित कृषि के बारे में 2 नंबर पे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न स्थानांतरणशील कृषि से ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसी कृषि की अपन बात करते हैं दोस्तों, स्थानांतरणशील कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये कौन सी कृषि होती है? तो दोस्तों अगर अपन इस कृषि की बात करते हैं तो ये कौन सी कृषि है दोस्तों, तो अपन थोड़ा सा इसमें ये डिटेल से देखते हैं। तो स्थानांतरणशील, देखो नाम से आपके स्पष्ट हो रहा है, स्थानांतरणशील का मतलब इसमें जरूर किसी न किसी चीज का क्या होता है, बदलाव होता है। तो स्थानांतरणशील कृषि को पहले तो दोस्तों अपन ये बात करते हैं, कई नामों से इसे जानते हैं। जैसे स्थानांतरणशील कृषि है, इसी का दोस्तों आपको नाम देखने को मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में, विस्थापन कृषि मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं आदिम जीवन निर्वहन कृषि। तो इसके दोस्तों कई प्रकार हैं। तो ये जो कृषि है ये किस प्रकार से की जाती है? पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की कृषि आदिवासी लोग या जनजातीय जो लोग होते हैं उनके द्वारा की जाती है। आदिवासी लोग या जनजातीय लोग हैं, वो दुर्गम इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो उन लोगों के द्वारा इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है। ये लोग दोस्तों इस प्रकार की कृषि किस टाइप से करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, जंगलों को साफ करके, जंगलों को साफ करते हैं, उन्हें आग लगा देते हैं, जला देते हैं और उसके बाद कुछ जगह निकाल लेते हैं। इन्हें ज़्यादा भाग पर खेती नहीं करना होता है, इन्हें अपने केवल पेट के गुजारे के लिए खेती करना होता है। तो ये जंगलों को जला करके साफ करते हैं और उसके बाद वहाँ खाद्यान्न फसलों की खेती करते हैं। तो जंगलों को साफ कर यानी काट करके जला देते हैं। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार की कृषि को क्या बोला जाता है, काटो और जलाओ कृषि। तो काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कर्तन एवं बर्न। तो यह जो कृषि है वो दोस्तों काटो और जलाओ यानी जंगलों काट कर साफ करते हैं। तो मतलब कौन सी प्रणाली पर आधारित होगी दोस्तों, ये कर्तन एवं दहन प्रणाली पर आधारित हो गई। तो कौन सी प्रणाली पर आधारित हो गई है? कर्तन एवं दहन प्रणाली पर आधारित कृषि है। किन के द्वारा की जाती है? जनजातीय लोग या आदिवासी लोगों के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्यतया कौन सी फसलों की खेती करते हैं? खाद्यान्न फसलों की खेती करते हैं। खाद्यान्न का मतलब खाने वाली फसलें, क्योंकि इन्हें बेचने से कोई मतलब नहीं होता है, व्यापारिक फसलों की खेती नहीं करते। ये कौन सी करते हैं? खाद्यान्न फसलों की। और ये जो कृषि है इसकी अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 2 या 3 वर्ष तक ये जंगलों को साफ करके एक जगह खेती करते हैं। भगवान भरोसे खेती होती है, न कोई अपने इसमें ऊपर से रासायनिक जो उर्वरक हैं उनको ये डालते हैं, न कोई उन्नत नस्ल के ये बीज बोते हैं। मतलब ये एक तरीके से परंपरागत ढंग से की जाने वाली खेती है, पुराने तौर तरीकों से। इसीलिए इसको आदिम जीवन निर्वहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। मतलब जीवन के निर्वहन के लिए ही ये कृषि करते हैं। इसीलिए इसमें खास तौर से जीवन के निर्वहन के लिए कौन सी फसलों का उत्पादन लेते हैं लोग? खाद्यान्न फसलों का। 2 या 3 वर्ष तक एक जगह पर ये लोग खेती करते हैं। उसके बाद उपजाऊपन कम होने से, मैंने कहा ऊपर से कोई ये उर्वरक नहीं डालते, तो उपजाऊपन कम होने से ये उस जगह को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पे जंगलों को साफ करके, काट करके और जला करके और फिर खेती करते हैं। तो उपजाऊपन कम होने से, क्योंकि जंगलों को जलाने पर राख की खाद का काम करती है,
तो उपजाऊपन कम होने से ये उस जगह को छोड़ देते हैं और 2-3 वर्ष तक एक जगह खेती करेंगे, फिर उसके बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह का चयन करके और वही अपने पद्धति अपनाते हैं, जंगलों को काट करके जला करके। इसीलिए इस प्रकार की जो कृषि है उसका नाम क्या हो गया, स्थानांतरणशील कृषि, यानी विस्थापन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जगह चेंज करते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि राजस्थान में ये कहाँ पर की जाती है, देश में ये किन क्षेत्रों में की जाती है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार की कृषि की बात करें तो देश के प्रत्येक राज्य में जनजातियां रहती हैं, लेकिन जो उत्तरी पूर्वी जो अपने राज्य हैं उनमें जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ इस प्रकार की कृषि लगभग राज्य में प्रचलित है। तो किस राज्य में या किस क्षेत्र में, देश में इसके क्या नाम हैं, यहाँ से दोस्तों ये नाम ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, जगह चेंज करते हैं इसीलिए स्थानांतरणशील है। मतलब ये जो अपने कृषि है ये जगह चेंज करने की वजह से स्थानांतरणशील या विस्थापन कृषि के नाम जान जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में की जाती है और वहाँ पर इसके नाम भी क्षेत्रीय रूप से अलग अलग हैं। तो अलग अलग क्षेत्रीय नाम हैं, उन्हीं नामों की अपन चर्चा करते हैं। तो फसलों के आवर्तन वाली, मतलब जगह चेंज करने वाली इस कृषि पद्धति के अगर क्षेत्र वाइज नाम देखें तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी भारत में इस प्रकार की जो कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग कृषि या क्या बोल देते हैं, झूम कृषि। तो भारत का जो पूर्वोत्तर एरिया है मैं बता रहा था, ये जो एरिया है भारत का जो पूर्वोत्तर एरिया है उसकी अपन बात कर रहे थे। तो भारत के पूर्वोत्तर एरिया की अपन बात करें तो दोस्तों जो भारत का पूर्वोत्तर एरिया है ये वाला एरिया, यहाँ पर अपने मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इस एरिया में ये जो कृषि है यानी असम है, नागालैंड है, इसके अलावा मेघालय है, इस भाग में इस प्रकार की जो कृषि है उसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। जो कृषि करता है उसे झूमिया के नाम से जानते हैं उस किसान को। तो ये झूम कृषि यानी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जिसमें अपने असम आ गया, मेघालय आ गया, इसके अलावा अपने कौन सा आ गया, नागालैंड आ गया, इन राज्यों में इस प्रकार की जो कृषि है उसका नाम क्या है दोस्तों, झूमिंग कृषि या झूम कृषि। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र है, जो हिमालय क्षेत्र है उसमें खास तौर से हिमाचल प्रदेश में ये जो कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है, खील के नाम से। दोस्तों यहाँ से एचएम के एग्जाम में इनके नामों के बारे में पूछा भी गया है, सुमेलित करवाए गए हैं। और किसी भी परीक्षा की बात कर लो, ये जो क्षेत्रीय नाम है स्थानांतरणशील कृषि के, ये देश के संदर्भ में ही पूछते हैं। और देश के संदर्भ में चर्चा करते हैं अपन राजस्थान में भी आएंगे कि राजस्थान में इस प्रकार की कृषि कौन से इलाके में की जाती है, उसका क्या क्षेत्रीय नाम है और कौन से जनजातीय लोग इसको करते हैं। तो उत्तरी पूर्वी भारत में इसका नाम झूम या झूमिंग हो गया, मतलब असम, मेघालय, नागालैंड में। हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, खिल हो गया। और पश्चिमी घाट की अपन बात करते हैं, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है जैसे, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है कुमारी। तो पश्चिमी घाट में दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है उसका नाम क्या है, कुमारी, कुमारी बोलते हैं इसे। और पश्चिमी घाट में ही दोस्तों अपन बात करते हैं तो केरल की बात करें तो केरल में दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है उसका नाम क्या है, पोनम। पोनम बोल दो चाहे अपने पोनम बोल दो, पोनम। तो केरल में इसका स्थानीय नाम क्या हो गया, पोनम। वैसे पश्चिमी घाट में इसका नाम क्या हो गया, कुमारी। मणिपुर की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो मणिपुर में जो ये इस प्रकार की कृषि है उसका नाम क्या है, तो मणिपुर में इस प्रकार की कृषि का नाम क्या है, पामलू। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो कृषि है उसका नाम दोस्तों क्या है, बेवार या दहिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपन बात करें ओडिशा की और आंध्र प्रदेश की, ये भी दोस्तों पूछा गया आरएस के एग्जाम में। तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के एरिया में दोस्तों दोनों राज्यों में अगर अपन बात करें तो इस प्रकार की कृषि का नाम क्या है, पोदू। लेकिन अगर साथ साथ आए दोनों राज्य तो आप पोदू बताओगे, लेकिन अगर अकेला पोदू आ जाए कि किस राज्य में है तो आप सुमेलित करोगे तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में इसका स्पेशल नाम क्या है, पोदू। और अगर अपन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बात करें दोस्तों और अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार की बात करें और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है इसका क्षेत्रीय नाम क्या है, दिप्पा।
और झारखंड की अपन बात करें तो झारखंड में दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है उसका नाम क्या है, कुरुबा। झारखंड में नाम क्या हो गया, कुरुबा। तो ये तो दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हो गए। मैंने कहा पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिया झूमिंग, हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में खिल, मणिपुर में इसका नाम क्या है, पामलू, आंध्र प्रदेश उड़ीसा दोनों की साथ साथ बात करें तो नाम क्या हो गया, पोदू। और वैसे अकेला नाम अगर स्पेशली पूछे तो पोदू नाम आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में इसे नाम जो है ना वो किस नाम से जानते हैं, बरीगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में इसका नाम क्या है, बेवार या दैया। पश्चिमी घाट में इसका नाम क्या है, कुमारी। और पश्चिमी घाट में केरल में इसका नाम क्या है, तो पोनम। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार की जो कृषि है उसे जनजातीय लोग किस नाम से जानते हैं, दीपा। अब राजस्थान की अपन बात करते हैं, राजस्थान पे आते हैं। तो राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान में जो स्थानांतरणशील कृषि है वो कौन से क्षेत्र में की जाती है, क्या इसका स्थानीय नाम है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है दोस्तों वहां इस प्रकार की कृषि ज्यादा की जाती है। और ऐसा क्यों है, यानी राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं, दक्षिणी क्षेत्र के जो जिले हैं उनमें स्थानांतरणशील कृषि ज्यादा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो जनजातियां हैं वो दक्षिणी भाग में ही ज्यादा निवास करती हैं। दक्षिणी क्षेत्र में जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पर ही जनजातियों की संख्या ज्यादा है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में तो पहला प्रश्न हो गया कि स्थानांतरणशील कृषि का राजस्थान में एरिया कौन सा हुआ, तो दक्षिणी एरिया हो गया। कौन से जिले, उदयपुर है, डूंगरपुर है, सिरोही है, बांसवाड़ा है, ये जिले ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब अपन ने इसके क्षेत्रीय नाम देखे तो राजस्थान में इस प्रकार की कृषि का जो क्षेत्रीय नाम है वो दोस्तों क्या है, वालरा। एक और नाम प्रचलित है दोस्तों और वो कौन सा है, बतरा। तो वालरा कहते हैं, इसके अलावा क्या नाम है इसका, बतरा। अब दोस्तों वालरा ऑप्शन में नहीं आता है, बतरा दिया रखते हैं तो आप बतरा पे टिक लगाओगे। और अब की बार आरएस में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो राजस्थान में स्थानांतरणशील कृषि का क्षेत्रीय नाम क्या हो गया, बतरा। वालरा भी बोलते हैं, ज्यादा नाम पूछा जाता है वालरा, लेकिन बतरा भी इसका नाम पूछ लिया गया अब की बार। तो बतरा कहते हैं या वालरा। वालरा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ग्रासियों द्वारा जो अपने स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो रहने वाली जनजातियां हैं उनमें ग्रासिया जनजाति और भील जनजाति मुख्य हैं। इसके अलावा मीणा जनजाति की भी संख्या है, लेकिन ग्रासिया और भीलों की संख्या ज्यादा है। दोनों में सबसे ज्यादा भीलों की है। तो ग्रासियों द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरणशील कृषि है उसका नाम क्या है, वालरा। तो ये वालरा नाम ग्रासियों द्वारा दिया गया है। और वैसे इसे क्या बोलते हैं, बतरा। लेकिन ज्यादा नाम कौन सा पूछा जाता है, दोनों में वालरा। बतरा नाम नहीं आता है, वालरा पे टिक लगाओगे, यही ज्यादा पूछा जाता है। और वालरा नहीं आता है तो आप किस पे टिक लगाओगे, बतरा पे। तो ग्रासियों द्वारा जो की जाती है उसी को नाम क्या दिया गया है, वालरा। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं। तो ये लोग, मैंने कहा ग्रासियों द्वारा वालरा नाम दिया गया, जबकि इस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि को करते कौन ज्यादा है, भील। तो सबसे ज्यादा ये किन लोगों के द्वारा की जाती है, भीलों द्वारा की जाती है। और ये उदयपुर है, इसके अलावा ये डूंगरपुर है, इसके अलावा ये बांसवाड़ा है, और इधर की ओर ये कौन सा जिला है, सिरोही। सिरोही जिले में ही ग्रासिया जनजाति ज़्यादा रहती है। राजसमंद चित्तौड़ तक का ये जो बेल्ट है ये राजस्थान में स्थानांतरणशील कृषि का बेल्ट है। अब मैं बता रहा था ये लोग इसमें करते कौन सी फसल की खेती ज़्यादा है, तो अपन ने पहले जिक्र किया कि ये जो अपने कृषि है इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता रहती है, क्योंकि ये लोग खाने के लिए ही फसलों का उत्पादन ज़्यादा लेते हैं। तो खाद्यान्न फसलों में ये लोग यहाँ पे कौन सी फसल को ज़्यादा बोते हैं, तो यहाँ ये जो बेल्ट है दोस्तों, इस बेल्ट में बड़ी मात्रा में जो मिट्टी मौजूद है वो कौन सी मौजूद है, लाल काली मिट्टी मौजूद है। और इस लाल काली मिट्टी में सर्वश्रेष्ठ जो फसल होती है वो कौन सी होती है, मक्का की। तो ये लोग मक्का की खेती इसमें ज़्यादा करते हैं। और आपको पता भी है भीलों का जो प्रिय भोजन होता है वो मक्का की रोटी और प्याज यानी कांदा होता है, ये लोग कांदा बोलते हैं। तो मक्का की खेती ये लोग यहाँ पर ज़्यादा करते हैं। तो खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल का उत्पादन ज़्यादा लेते हैं, मक्का का। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये नाम जो मैंने बताए वालरा या बतरा ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये स्थानांतरणशील कृषि का राजस्थान में बेल्ट हो गया। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि स्थानांतरणशील जो कृषि है वो राजस्थान में दो नामों से जानी जाती है। यानी स्थानांतरणशील कृषि के जो प्रकार हैं उनकी बात करते हैं तो दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार, ये भी दोस्तों याद रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। स्थानांतरणशील कृषि को अगर मैदानी भागों में किया जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, दजिया। और अगर इसको पहाड़ी भागों में किया जाता है तो दोस्तों किस नाम से जानते हैं ये लोग, चिमाता।
तो इसके दो प्रकार हो गए, एक तो दोस्तों कौन सा हो गया, याद रखेंगे आप, दजिया नाम, और दूसरा कौन सा हो गया, चिमाता। दजिया की बात करते हैं तो दोस्तों मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि का नाम क्या है, दजिया, और पहाड़ी भागों में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि का नाम क्या है, चिमाता। तो ये दोनों याद रखें, दोनों ही टाइप्स किसके हैं, वालरा कृषि के हैं। तो दो टाइप्स हो गए इसके। तो पहला कृषि का प्रकार पूरा हो गया और इसे अच्छे से याद रखेंगे, ये वालरा नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब अपन सेकंड कृषि का प्रकार चलते हैं। तो सेकंड कृषि का जो प्रकार है दोस्तों वो कौन सा आता है, अपने मिश्रित कृषि है। नाम से स्पष्ट है, मिश्रित कृषि। तो कौन सी कृषि को मिश्रित कृषि बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, जो कृषि कार्य है उसके साथ साथ में अगर पशुपालन भी किया जाता है तो दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। बस इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आती। खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों पशुपालन की बात आती है तो इसमें ऐसा नहीं है एक या दो पशु रख लिया खेती के साथ, वो तो अपने निजी स्वार्थ के लिए हो गया। यानी बड़ी मात्रा में इसमें पशुओं को व्यापारिक स्तर पे पाला जाता है। जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में लोग मानसून काल में खेती भी कर लेते हैं, उसके अलावा रबी के सीजन में सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने से वो खाली बैठे रहते हैं, तो बड़ी मात्रा में वो जैसे बकरी है, भेड़ है, ये रखते हैं, तो वो शेष मौसम में उनसे भी अपने आमदनी ले लेते हैं। तो कृषि कार्य के साथ साथ बड़ी मात्रा में व्यापारिक स्तर पे पशुपालन भी किया जाता है, तो वो कृषि कौन सी होती है, अपने मिश्रित कृषि। दोस्तों जो मिश्रित कृषि है उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है, उसका नाम क्या है, मिश्रित फसल। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित फसल और मिश्रित कृषि दोनों नाम मिलते जुलते हैं। मैंने कहा कृषि के साथ साथ, कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए व्यापारिक स्तर पे, तो वो कौन सी हो गई, अपने मिश्रित कृषि। तो मिश्रित फसल क्या है, किसी खेत में एक साथ 2 या 3 फसलों की बुआई की जाती है, तो उसको दोस्तों अपने क्या बोला जाता है, मिश्रित फसल। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में किसी किसी क्षेत्र में इसे तेड़ा की फसल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक साथ में मिक्स में फसलों को बोया जाता है। जैसे बाजरे की बुआई के साथ साथ बाजरे के साथ ग्वार है, मूंग है, ये सारी फसलें जो है ना वो मिलाकर के बोई जाती हैं किसी खेत में, तो वो क्या हो गया, अपने मिश्रित फसल। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न किस टाइप का पूछा गया एग्जामों में, प्रश्न ये पूछा जाता है कि कृषि प्लस पशुपालन को कहते हैं। अब ऑप्शन में देते हैं मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल, ऐसे 2-3 नाम अलग अलग देते हैं। तो अपने कंफ्यूज हो जाता है कि कृषि प्लस पशुपालन को क्या कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं या मिश्रित कृषि कहते हैं। अच्छे से तैयार किया हुआ रहता है तो वो इसी पे टिक लगाता है, जबकि अगर कंफ्यूज है तो वो कई बार लोग इस पे भी टिक लगा देते हैं। तो कृषि प्लस पशुपालन को क्या बोलेंगे, मिश्रित कृषि। जबकि एक साथ किसी खेत में 2 या 3 फसलों को साथ बोया जाता है तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित फसल कहलाती है। तो ये याद रखेंगे, ये दूसरा टाइप्स हो गया। तीसरा दोस्तों आता है शुष्क कृषि। इसके बारे में भी काफी प्रश्न आते हैं, इसका काफी महत्व है देश में। दोस्तों शुष्क कृषि किसको बोला जाता है, तो शुष्क कृषि देखो, ऐसी कृषि को शुष्क कृषि बोला जाता है जो मानसून आधारित होती है, वर्षा आधारित होती है। यानी ये ऐसे इलाके में की जाएगी, मानसून आधारित है इसका मतलब ऐसे इलाके में की जाएगी जहां सिंचाई सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है, सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती हैं। जैसे मैंने बताया नहरी सुविधा नहीं है, कोई ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, तो वर्षा आधारित है, इसका मतलब ऐसे एरिया में की जाएगी जहां सिंचाई सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है। तो अपने राजस्थान में ऐसे इलाके में की जाती है जहां 50 सेमी से वर्षा कम होती है, और देश के संदर्भ में आता है तो जहां 75 सेमी से कम वर्षा होती है वो एरिया शुष्क कृषि का बेल्ट होता है, वहां शुष्क कृषि पद्धति को ज्यादा अपनाया जाता है। तो राजस्थान में 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसी कृषि की जाती है, और ये वर्षा आधारित कृषि यानी मानसून आधारित कृषि है। इसी कृषि को क्या बोला जाता है, शुष्क कृषि। अब दोस्तों मानसून आधारित है तो इसका मतलब इसमें ऐसी फसलों को ही ज्यादा लिया जाएगा जो मानसून आधारित होती हैं। और इस कृषि का दोस्तों अपने देश में इतना बड़ा महत्व है कि देश में ये जो पूरा बेल्ट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा बेल्ट यानी पंजाब उत्तर प्रदेश के बेल्ट से लेकर हरियाणा है, हालांकि वहाँ नहरी सुविधा भी खूब है, लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा है वहाँ ये कृषि भी ली जाती है। तो पंजाब के एरिया से लेकर दोस्तों तमिलनाडु तक का जो बेल्ट है, उस बेल्ट में अपने देश में कौन सी कृषि का उत्पादन लिया जाता है, शुष्क कृषि का उत्पादन लिया जाता है। तो ये
शुष्क कृषि का बेल्ट है। राजस्थान में भी अपन देखें तो दोस्तों बड़ी मात्रा में। और कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं शुष्क कृषि में दोस्तों? तो इसमें अपने पैदा की जाती हैं देश का 80% से ज्यादा मोटा अनाज, ज्वार है, बाजरा है, ये सारा। देश का 80% से ज्यादा मोटा अनाज, 80% से ज्यादा तिलहन फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, और देश का 80% से ज्यादा दलहन फसलों का उत्पादन यानी दाढ़ीय फसलें। 80% से ज्यादा मोटा अनाज, तिलहन और दाढ़ीय फसलों का उत्पादन देश में किस कृषि से प्राप्त होता है? शुष्क कृषि से प्राप्त होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे वर्षाधारित खेती है जिसमें बड़ी मात्रा में मोटा अनाज, दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन लिया जाता है। राजस्थान में भी दोस्तों इसका बड़ा महत्व है क्योंकि राजस्थान में भी सिंचाई सुविधाओं का क्या है? अभाव है, और यहाँ ज़्यादातर अपने जो कृषि है वो मानसून आधारित ही ली जाती है। तो 3 प्रकार हो गए जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्थानांतरणशील कृषि का पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आती है कृषि पद्धतियाँ हैं समोच्च रेखीय कृषि, पट्टिकावेदी कृषि, आर्द्र कृषि और तर कृषि। ये अपन पद्धतियां हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रश्न यहाँ से इतना कम ही आता है, लेकिन फिर भी अपन इनका जिक्र करते हैं। जैसे अगली अपन देखते हैं समोच्च रेखीय कृषि। तो दोस्तों समोच्च रेखीय कृषि कौन सी होती है? राजस्थान वाला भूभाग है उसमें अपने इस प्रकार से अपने अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा में अपने राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में एक श्रृंखला फैली हुई है जिसको अपन क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो कोई पहाड़ी भाग होता है यानी ऊंचाई वाला भाग, ढालू भूमि होती है, चाहे टिल्लेदार हो चाहे पहाड़ी एरिया हो, तो उस एरिया में दोस्तों बरसात के समय पानी की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है, और फसलों को अगर अपन बोएंगे तो उनका टिके रहना मुश्किल होता है क्योंकि पानी के साथ वो बहकर नीचे आ जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं उन्हीं में आती हैं समोच्च रेखीय कृषि, पट्टिकावेदी कृषि, यानी सीढ़ीदार खेत बना के खेती करना और ढलान के विपरीत बुआई करना। तो ये वो कृषि पद्धतियाँ जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं समोच्च रेखीय। तो समोच्च रेखीय की बात करते हैं तो दोस्तों ये समोच्च रेखीय कृषि कौन सी होती है? समोच्च रेखीय, इसकी अपन बात करें तो दोस्तों समोच्च रेखाओं का नाम आपने सुना होगा, भूगोल के अंतर्गत शब्द आता है कि समान ऊंचाई वाले जो स्थान हैं उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? समोच्च रेखाएं। ऐसे जो धरातल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये शब्द है। तो समोच्च रेखीय कृषि में क्या होता है? पहली बात कहाँ की जाती है दोस्तों? ये ढालू भूमि में या ढालू जमीन में की जाती है। ढालू भूमि वाला एरिया कौन सा होता है? या तो पहाड़ी एरिया होगा या टिल्लेदार एरिया होगा। और ढलान की क्या की जाती है? विपरीत। अब विपरीत क्या की जाती है? सीढ़ीदार खेत बना के की जाती है या हल चला के जुताई की जाती है। तो ढलान के विपरीत और समोच्च रेखाओं के समानांतर फसलों की क्या की जाती है? जुताई की जाती है। ऐसे हल चला करके, और दोस्तों ऐसे ये समोच्च रेखाएं मैंने बताई जो धरातल से समान ऊंचाई पे हैं, तो उनके तो क्या की जाएगी? ये समानांतर की जाएगी। और ढलान ऐसे है तो ढलान के तो क्या हो गई? ये विपरीत बुआई। और समोच्च रेखाओं के दोस्तों क्या हो गई? समानांतर बुआई हो गई। तो हल चला करके इसमें जुताई की जाती है, मतलब सीढ़ीदार खेत नहीं, जुताई की जाती है। ऐसी जो कृषि होती है दोस्तों उस कृषि को क्या बोला जाता है? समोच्च रेखीय कृषि। उसे समोच्च रेखीय कृषि कहते हैं। जो समोच्च रेखाओं के क्या हो गई? समानांतर, और ढलान के क्या हो गई? विपरीत हो गई ये कृषि। जो पहाड़ी भागों में या जो ढालू जमीन है, जो टिल्लेदार भी हो सकती है, वहाँ पे ऐसी कृषि की जाती है। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में टिल्लेदार जमीन है, वहाँ ऐसी पद्धति अपनाई जाती है जिससे मृदा का अपरदन कम होता है और फसलें टिकी रहती हैं। अगली है पट्टिकावेदी। पट्टिकावेदी में दोस्तों जो ढलान के विपरीत ये की जाती है, इसमें हल चला के जुताई की जाती है और इसमें सीढ़ीदार खेत बना के और क्यारियां बना करके खेती की जाती है। तो वो कौन सी हो गई? पट्टिकावेदी। ये भी ढलान के विपरीत लेकिन क्यारियां बना के और खेती की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पट्टिकावेदी। अगली दोस्तों कृषि पद्धति आती है आर्द्र कृषि। दोस्तों आर्द्र कृषि 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहां जो कृषि की जाती है उसको क्या बोला जाता है? आर्द्र कृषि। यानी ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें इसमें ली जाती हैं, जिनमें कौन सी आ जाती हैं? गेहूँ आ गया, सरसों आ गया, और कौन सा आ गया? मेथी आ गया। तो ये मेथी है, सरसों है, इसके अलावा गेहूँ है, ऐसी फसलों का उत्पादन लिया जाता है। कौन सी कृषि में? आर्द्र कृषि में। तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ये की जाती है क्योंकि इस आर्द्र कृषि में
ली जाने वाली फसलों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो 50 से 100 सेमी जहाँ वर्षा होती है या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ से कृषि करते हैं। अगली आती है तर कृषि। देखो दोस्तों, तर का मतलब ही है जहाँ ये ऐसी कृषि है जिसमें उन फसलों को बोया जाएगा जिनको पानी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऐसी फसलों में कौन सी आती हैं, जैसे चावल आ गया, इसके अलावा कौन सी आ गया, गन्ना आ गया, ये फसलें होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और ये फसलें जिस कृषि के तहत ली जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, तर कृषि। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की सुविधा है, नहरों की सुविधा, नहरी क्षेत्र है, वो गंगानगर और कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में ही है। तो इस गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यानी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें गंगानगर और कौन से जिले आ गए, हनुमानगढ़। इस बेल्ट में जो कृषि की जाती है वो दोस्तों कौन सी कृषि हो गई, तर कृषि। तो यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो कौन सी है, तर कृषि है, क्योंकि ये नहरी क्षेत्र होने से सिंचाई सुविधाओं का पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। तो इतने सारे अपन ने कृषि के प्रकार पढ़े जो राजस्थान वाले भूभाग में आजमाए जाते हैं। इतने प्रकार की कृषि की जाती है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो तो स्थानांतरणशील का है। आप रट के रखेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, वालरा कहते हैं, बतरा भी कहते हैं, लेकिन वालरा नाम ज़्यादा पूछा जाता है। अगला 2 नंबर पे पूछा जाता है मिश्रित कृषि का, वो भी आप याद रखें। बाकी वाले भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो है वो इन 2 से ही ज़्यादा आता है, जिनमें 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा यानी अधिकांश प्रश्न स्थानांतरणशील का ही आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला अपन बात करते हैं, अगर अपन फसल प्रारूप के आधार पे कृषि जो है उसके प्रारूप की बात करते हैं तो देखो कौन कौन से प्रारूप हैं। एक फसली देखो दोस्तों, मोनोकल्चर। इसका मतलब है एक वर्ष में एक खेत में अगर एक ही फसल का उत्पादन लिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, एक फसली फसलें कहलाती हैं। जैसे खरीफ की फसल का आपने ले लिया, खरीफ की फसल की बुआई, तो मतलब जैसे पश्चिमी राजस्थान मानसून काल में खरीफ की फसल बोते हैं तो वो क्या, एक फसली। ऐसे अपन बात करें द्विफसली, ड्यूओकल्चर। एक वर्ष में एक खेत में अगर एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन लिया जाता है या 2 फसलों का उत्पादन लिया जाता है तो एक वर्ष में एक खेत में एक फसल लिया गया, खरीफ की फसल यानी मोनोकल्चर कहलाएगा। अगर एक खेत में एक वर्ष में 2 फसलें लेना तो 2 फसलें लेना इसका मतलब क्या कहलाएगा, ड्यूओकल्चर। जैसे मैंने बताया कि खरीफ के साथ साथ रबी की फसल भी ली जाती है। फिर है बहुफसली, मल्टीकल्चर। एक वर्ष में एक खेत में अगर 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहुफसली बोलेंगे। जैसे खरीफ है, रबी है, जायद की फसल ले ली। और अगर एक वर्ष में एक खेत में 4 फसलें ली जाती हैं दोस्तों तो उसे क्या बोला जाएगा, रिले क्रॉपिंग बोला जाएगा। रिले क्रॉपिंग मतलब एक वर्ष में एक खेत में 4 फसलें लेना। और ये तो आपको पता ही है, उसी क्षेत्र में ली जाएंगी जहां सिंचाई की सुविधा पर्याप्त उपलब्ध है। और 4 फसलें लेने का मतलब एक वर्ष में तो 12 ही महीने होते हैं, तो उस फसल का जीवन काल भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी उसका उत्पादन लिया जा सकता है। तो कम समय में पकने वाली जो फसलें हैं जैसे सब्जियां वगैरह इसमें खास तौर से ज़्यादा ली जाती हैं, तो वो क्या होगा, रिले क्रॉपिंग। तो याद रह जाएगा, मोनोकल्चर यानी एक फसली मतलब एक वर्ष में एक खेत में एक फसल लेना। ड्यूओकल्चर मतलब एक वर्ष में एक खेत में 2 फसलें लेना, रबी भी ले ली, खरीफ भी ले ली। और बहुफसली एक वर्ष में एक खेत में 2 से ज़्यादा फसलें लेना। और रिले क्रॉपिंग मतलब एक वर्ष में एक खेत में 4 फसलें लेना। तो ये फसल प्रारूप के आधार पे अपने कृषि पद्धति होगी, 2 आप ध्यान में रखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ से चाहे आप L1 की बात कर लो यानी रिट लेवल फर्स्ट की बात कर लो, चाहे सेकंड की बात कर लो, काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं कृषि के प्रकारों में। अगला अपन प्रकार देखते हैं, उसका नाम क्या है, विशेषीकृत कृषि। ये प्रश्न आप ध्यान में रखें, छोटा सा बिंदु है। एक अलग ही तरीके की जो है ना वो खेती की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, विशेषीकृत कृषि। विशेष प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन लिया जाता है। तो विशेषीकृत कृषि में देखते हैं अपन, ये ऐसी कृषि पद्धति होती है जो एक तरीके की आधुनिक कृषि पद्धति है। इसमें किसान का प्रशिक्षित होना भी जरूरी है, इसमें पैसे का इन्वेस्ट भी ज़्यादा होता है लेकिन मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो ये विशेषीकृत कृषि के प्रकार कौन से हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो दोस्तों वो आता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर का मतलब, पीसीकल्चर पिसेज का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, मछलियाँ होता है। तो मछली पालन जो किया जाता है उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, पीसीकल्चर। तो याद रखेंगे मछली पालन को क्या बोलते हैं, पीसीकल्चर। सेरीकल्चर अगला प्रकार है। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर।
रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं उस कृषि पद्धति को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। मैंने कहा था कि कृषि कार्य में केवल फसलों की जुताई नहीं आती है, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन है, वानिकी कार्य है यानी बागवानी कार्य है, इसके अलावा पशुपालन है। ये सारी क्रियाएं किस में शामिल है? कृषि में। इनका सम्मिलित नाम ही क्या है? कृषि है। जीडीपी में देखा जाता है तो अकेला कृषि क्षेत्र का मतलब इन सभी चीजों का योगदान। तो मछली पालन का नाम क्या हुआ? पीसीकल्चर। रेशम कीट पालन का नाम क्या हुआ? सेरीकल्चर। ऐसे ही मधुमक्खी पालन का नाम क्या है? एपीकल्चर। और फूलों की खेती का नाम क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोर कल्चर का मतलब संवर्धन करना, उगाना बड़े पैमाने पर। तो मधुमक्खी पालन मतलब एपीकल्चर। ये नाम याद रखोगे दोस्तों, ये नाम पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया रेशम कीट पालन की पद्धति को क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। और अंगूरों की खेती को क्या बोला जाता है? विटीकल्चर। ऐसे ही केंचुआ पालन को क्या बोला जाता है? वर्मी कल्चर। तो केंचुआ पालन का नाम वर्मी कल्चर, अंगूरों की खेती का नाम विटीकल्चर, फूलों की खेती का नाम फ्लोरिकल्चर। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर। ये दोस्तों पिछली रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? तो हॉर्टिकल्चर का मतलब जो बागाती कार्य किया जाता है ना, बागवानी कार्य। तो बागवानी कार्य जिसमें किसी एक ही विशेष प्रकार की फसल के बड़ी मात्रा में अपने पौधे लगाए जाते हैं या काफ़ी बड़े एरिया में पौधे लगाए जाते हैं, जैसे संतरा की खेती, अनार की खेती। तो वो खेती कौन सी है जिसमें बागवानी कार्य किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। याद रखेंगे, ये पिछली रिट में L1 में पूछा गया है, रिट लेवल फर्स्ट में। अगला है दोस्तों ओलिगोकल्चर। ओलिगोकल्चर का मतलब सब्जियों की खेती, जिसमें बड़ी मात्रा में सब्जियों की खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ओलिगोकल्चर कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों एरोपोनिक भी होता है, पौधों को हवा में उगाना, जैसे गमलों में पौधे उगाए जाते हैं छोटे सजावटी, उसे क्या बोलते हैं? एरोपोनिक बोलते हैं। मशरूम की खेती है, वो भी किसी बिल्डिंग के अंदर जो है ना, जिसमें वातावरण में टेम्परेचर है, आर्द्रता है, उसको मेंटेन करना होता है और वो हवा में लटका करके ही उसकी खेती की जाती है। एक तरीके का क्या है? फफूंद है। तो एरोपोनिक मतलब पौधों को हवा में उगाना, जैसे मशरूम की खेती और गमलों में फूलों वाले पौधों की खेती। तो ये सारे प्रकार हैं जिनमें आप याद रखेंगे। तो पूछ लेते हैं कि कौन सी कृषि पद्धति का नाम क्या है। जैसे बागवानी कार्य का मैं आपसे पूछूं तो आप क्या नाम बताओगे? बागवानी कार्य को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसीकल्चर। अंगूरों की खेती को नाम क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। और रेशम के कीड़े पालने की पद्धति को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ये सारे विशेषीकृत कृषि के प्रकार हैं। आधुनिक प्रकार की कृषि है जिसमें पैसे का इन्वेस्ट भी ज़्यादा होता है और आमदनी भी ज़्यादा होती है, लेकिन किसान का प्रशिक्षित होना क्या होता है? जरूरी होता है। तो ये सारी अपने कृषि पद्धतियाँ हो गई जिसमें आप ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो अपने प्रश्न आया, जो ज़्यादा ध्यान में रखने कृषि के प्रकारों में स्थानांतरणशील कृषि, मिश्रित कृषि और याद रखो तो आप शुष्क कृषि भी याद रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रश्न स्थानांतरणशील का। फिर उसके बाद विशेषीकृत जो कृषि है, जो आधुनिक कृषि है, उसी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आप याद रखो। तो प्रकारों में विशेषीकृत कृषि, स्थानांतरणशील और अपने मिश्रित कृषि, ये आपके जो पॉइंट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामों में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। ये तो कृषि के प्रकार हुए। अब अपन देखते हैं कृषि फसलों के प्रकार। जो खेतों में कृषि फसलें बोई जाती हैं वो कौन कौन से प्रकार की बोई जाती हैं। यहाँ से दोस्तों प्रश्न खूब बार आया है और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में तो टॉपिक का नाम है क्या है? कृषि फसलों की जानकारी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में किस मौसम में कौन सी कृषि फसल को बोया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बाजरा किस सीजन की फसल है, तो आप बताओगे कि ये गर्मियों की सीजन की है, मतलब खरीफ की फसल है। गेहूं के बारे में पूछ लिया जाए तो ये रबी की फसल है, मतलब सर्दियों की सीजन की फसल है। तो फसलों की जानकारी का बिंदु है, उसके ऊपर अपन जिक्र करते हैं।